नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर बड़ा भारी भरकम और बोरिंग सा लगता है। हाँ। भारत की विदेश नीति। हाँ, सुनकर ये लगता है कि ये तो नेताओं और राजदूतों की बातें हैं। बिल्कुल, हमारी रोज की जिंदगी से इसका क्या लेना देना। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग और हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये स्रोत कहते हैं कि विदेश नीति सिर्फ किताबी या हवाई बातें नहीं है, ये सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से और हर नागरिक की जिंदगी से जुड़ी है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि दुनिया के साथ भारत के रिश्ते कैसे बदल रहे हैं और इसका हमारे नौकरियों पर, हमारे शहरों पर और दुनिया में हमारी जगह पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी विचार से होती है जिसे हमारे स्रोत बार बार रेखांकित करते हैं। क्या है वो? ये कि बाजार अपने आप जादू से नहीं चलते। मरे रहो। उन्हें सरकार से एक धक्के और मदद की जरूरत होती है। अच्छा। खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में पश्चिम की बराबरी करने की दौड़ में है। विदेश नीति इसी मदद का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी बात कह रहा है कि विदेश नीति सिर्फ राजदूतों की मीटिंग और संधियों के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में एक आर्थिक हथियार है, देशों के बीच की एक होड़ है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, इसे समझने का यही सबसे सही तरीका है। स्रोत में इसे एक पॉजिटिव चक्र या वर्चुअस साइकिल कहा गया है। सकारात्मक चक्र। हाँ, सोचिए जब भारतीय कंपनियां विदेशों में ज्यादा सामान भेजती हैं या वहां निवेश करती हैं तो उसका सीधा फायदा देश के अंदर होता है। कैसे? यहाँ ज्यादा नौकरियां बनती हैं, लोगों का हुनर बढ़ता है और फिर उस बढ़े हुए हुनर से हम दुनिया में और बेहतर मुकाबला कर पाते हैं। तो ये एक चक्र है जो देश को लगातार ऊपर ले जाता है। बिल्कुल। और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं ना। मैंने पढ़ा है कि हाल के सालों में भारत ने निर्यात के कुछ ऐसे लक्ष्य हासिल किए हैं जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन लगते थे। हाँ, वो $400 बिलियन वाले आंकड़े। हाँ, $400 बिलियन के सामान का निर्यात फिर $750 बिलियन तक पहुंचना, ये आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और ये आंकड़े हवा में नहीं आए हैं। इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग, श्रम और फाइनेंस में हुए सुधार हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात भी। हाँ, उसको बेहतर बनाने की लगातार कोशिशें हैं। लेकिन यह ऐतिहासिक संदर्भ देखना भी दिलचस्प है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये कोई नई खोज नहीं है। जापान ने अपने मेजी युग में और देंग शॉपिंग के बाद चीन ने हूबहू यही किया था। अच्छा। उन्होंने अपनी पूरी विदेश नीति का फोकस इसी बात पर रखा कि बाहर से पैसा और टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए ताकि घर में इंडस्ट्री मजबूत हो। अब लगता है कि भारत ने भी उस सोच को पूरी तरह अपना लिया है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि मेरे शहर में जो नई मेट्रो लाइन बनी है या जो नई गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं, उसका कनेक्शन सीधे तौर पर विदेश नीति से है? हाँ। मैंने तो इसे हमेशा एक घरेलू प्रोजेक्ट ही समझा था। ये जुड़ाव कैसे काम करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं पर यह विषय आम आदमी से जुड़ता है। स्रोत यही बताता है। जब भारत किसी देश के साथ, मान लीजिए जापान के साथ, अपने रिश्ते मजबूत करता है तो सिर्फ हाथ नहीं मिलाए जाते। तो क्या होता है? उसके साथ आती है टेक्नोलॉजी और सस्ता कर्ज। दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर की मेट्रो या फिर वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, हाँ, ये सब उसी विदेशी सहयोग का नतीजा है। जब कोई विदेशी कार कंपनी भारत में अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाती है तो वो सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाती, वो यहाँ हजारों लोगों को नौकरी देती है और अपने साथ एक पूरी सप्लाई चेन लाती है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर स्मार्टफोन बनाने तक हर जगह आपको इसके निशान मिलेंगे। लेकिन स्रोत में 90 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों की आलोचना भी की गई है। हाँ, की गई है। कहा गया है कि उस वक्त आसान रास्ते चुने गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब अर्थव्यवस्था खोली गई तो हमारी प्राथमिकता वैश्विक अर्थव्यवस्था से फटाफट जुड़ना था। ये जरूरी भी था। बिल्कुल। लेकिन स्रोत का तर्क है कि इस जल्दबाजी में हमने मुश्किल लेकिन जरूरी काम नहीं किया। और वो क्या था? यानी देश के अंदर एक मजबूत सप्लाई चेन बनाने का काम। लेकिन क्या 90 के दशक के सुधारों की ये आलोचना थोड़ी कठोर नहीं है? उस वक्त तो हमारी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर थी। क्या उस समय कठिन रास्ते पर चलना संभव ही था? ये एक वाजिब सवाल है। उस समय हालात वाकई बहुत खराब थे और तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी। लेकिन स्रोत भविष्य के लिए एक सबक की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा। वह ये कि हमने विदेशी कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो दे दिए, लेकिन ये पक्का नहीं किया कि भारतीय कंपनियां भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बने और उनसे टेक्नोलॉजी सीखें।
तो मतलब विकास तो हुआ? नतीजा ये हुआ कि सड़कें और बंदरगाह तो बने, जीडीपी भी बढ़ी, लेकिन देश के अंदर वो औद्योगिक गहराई नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और मंझले उद्योगों यानी एसएमईज पर पड़ा होगा। बिल्कुल। जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वो बड़ी विदेशी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाए क्योंकि उन्हें वो माहौल और तकनीकी मदद नहीं मिली। तो स्रोत का कहना है कि असली लड़ाई अर्थव्यवस्था को खुला रखने या बंद रखने की नहीं है। ये तो बहुत सतही बात है। तो फिर असली चुनाव क्या है? असली चुनाव इस बात का है कि क्या हम एक रोजगार केंद्रित समाज बनाना चाहते हैं जहां हमारे अपने लोग चीजें बनाएं, या फिर हम एक लाभग्रस्त समाज बनकर रह जाना चाहते हैं जो दूसरे देशों के लिए बस एक बड़ा सा बाजार हो। समझ गया। सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों के पीछे भागना और अपनी सप्लाई चेन को नजरअंदाज करना लंबे समय में बहुत जोखिम भरा हो सकता है। यहीं पर विदेश नीति एक बीमे की तरह काम करती है जो ये पक्का करती है कि देश सही रास्ते पर है। और इसी रणनीतिक सोच का हिस्सा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, है ना? कि सिर्फ अपनी तरक्की से काम नहीं चलेगा। एकदम सही। स्रोत हमें याद दिलाता है कि बंटवारे ने भारत को उसके अपने ही पड़ोस से भौगोलिक रूप से काट दिया था। इसलिए अब पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी पर इतना जोर है, सड़कें, रेल लाइनें, पावर ग्रिड, पाइपलाइन। और इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। भारत की तरक्की अकेले नहीं हो सकती। अगर भारत एक इंजन है तो उसे पूरी दक्षिण एशिया की बॉगी को अपने साथ खींचना होगा। एक समृद्ध पड़ोस भारत के लिए भी सुरक्षा और समृद्धि लाता है। बिल्कुल। लेकिन इसी जुड़ाव में एक खतरा भी तो है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ। आज की दुनिया में आपसी निर्भरता को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। हम देख रहे हैं कि कैसे देश व्यापार और सप्लाई चेन का इस्तेमाल अपनी भू राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मतलब किसी देश पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना आपको कमजोर बना सकता है। इसलिए कूटनीति का एक काम सतर्कता की आवाज बनना भी है। मतलब सबको अलर्ट रखना। हाँ, ये समाज को और सरकार को लगातार याद दिलाती है कि दुनिया के सारे खिलाड़ी नियमों के हिसाब से नहीं चलते। हमें सावधान रहना होगा। तो एक तरफ दुनिया में ये जोखिम है, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इन्हीं वैश्विक चुनौतियों में भारत के लिए सबसे बड़ा मौका भी छुपा है। और वो मौका हमारी सबसे बड़ी ताकत से जुड़ा है, हमारे लोगों से, हमारी युवा आबादी से। बिल्कुल। आप देखिए, दुनिया के अमीर देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है। जैसे जापान, इटली, जर्मनी, इन देशों में काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उन्हें हुनरमंद लोगों की जरूरत है। और यहीं भारत की भूमिका आती है। हाँ, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है कि हम वैश्विक कार्यस्थल में इस खाली जगह को भरें। लेकिन क्या इसके लिए कोई सोची समझी कोशिश हो रही है, या ये बस अपने आप हो रहा है? यहीं पर एक बड़ा नीतिगत बदलाव आया है, जैसा कि स्रोत बताता है। पहले माना जाता था कि भारतीय बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अब एक सचेत, एक सक्रिय प्रयास हो रहा है कि भारतीय प्रतिभा को दुनिया के लिए तैयार किया जाए। और ये तैयारी कैसे हो रही है? इसकी शुरुआत देश के अंदर से होती है। जब देश में बेहतर सड़कें बनती हैं, स्मार्ट शहर बसते हैं, हर घर में बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पहुंचती हैं। तो ये सिर्फ जीवन को आसान नहीं बनाता। नहीं, ये नागरिकों को एक ऐसा लॉन्च पैड देता है जिससे वे दुनिया में किसी से भी मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। ये आत्मविश्वास पैदा करता है। और इसका एक ठोस उदाहरण मोबिलिटी पार्टनरशिप है, जिसके बारे में स्रोत में बताया गया है। हाँ, भारत आजकल यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ इस पर हस्ताक्षर कर रहा है। ये सुनने में तो बड़ा तकनीकी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसका मतलब है भारतीय छात्रों, प्रोफेशनलों और कामगारों के लिए इन देशों में जाकर कानूनी तरीके से काम करना और रहना आसान बनाना। अच्छा, तो ये बस एक तरह का अग्रीमेंट है? हाँ, ये टैलेंट के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित रास्ता बनाने जैसा है, ताकि ये प्रक्रिया दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन की सोच है। और जो भारतीय पहले से ही विदेश में काम कर रहे हैं, खासकर खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों मजदूर, उनके कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है? स्रोत इस पर खास तौर पर ध्यान खींचता है। ये सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड यानी ICWF का खुलकर इस्तेमाल होता है, ताकि मुश्किल में फंसे किसी भी भारतीय की मदद की जा सके। या घर वापसी का टिकट घरेलू कामगारों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुवैत जैसे देशों के साथ विशेष समझौते किए गए हैं। सोच ये है कि हर भारतीय
चाहे वो कहीं भी हो, अकेला महसूस ना करे। हाँ, ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। मुझे याद है एक जमाना था जब पासपोर्ट बनवाने में महीनों लग जाते थे और न जाने कितने चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ, वो तो था। अब ये प्रक्रिया कितनी बदल गई है। तो स्रोत का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। बिल्कुल। पासपोर्ट बनाना, आसान करना, दूसरे देशों से वीजा प्रक्रिया को सरल करवाना, ये सब आम नागरिक को दुनिया से जोड़ने की कोशिश है। और जब कोई बड़ा संकट आता है तो सरकार की प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होती है। जैसे कोविड के दौरान। हाँ, कोविड के दौरान चलाया गया वंदे भारत मिशन इसका सबसे बड़ा सबूत है, जब दुनिया भर में फंसे लाखों छात्रों, मजदूरों, पर्यटकों को घर वापस लाया गया। ये इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। 2014 के मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम का जिक्र है। उसे एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने प्रवासी भारतीयों के साथ रिश्ते की परिभाषा बदल दी। स्रोत कहता है कि भारतीय प्रवासियों का मदर इंडिया के साथ एक अनोखा और सकारात्मक भावनात्मक रिश्ता है। उस कार्यक्रम ने इस रिश्ते को एक नई ऊर्जा दी। प्रवासियों को ये महसूस कराया गया कि वे सिर्फ बाहर पैसा कमाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वे भारत की विकास कहानी में बराबर के भागीदार हैं। ये तो हुई लोगों की बात, लेकिन वैश्विक मंच पर बड़े मुद्दों पर भारत की भूमिका कैसे बदल रही है? क्या हम अभी सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं या एजेंडा सेट कर रहे हैं? स्रोत का स्पष्ट मत है कि अब भारत एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। बड़े देशों से यही उम्मीद की जाती है। आतंकवाद के मुद्दे को ही लीजिए। हाँ। दशकों तक भारत दुनिया को समझाता रहा कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ आतंकवाद होता है। आज भारत की उस लगातार कोशिश का नतीजा है कि दुनिया में आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की भावना बढ़ी है। और जलवायु परिवर्तन जैसा बड़ा मुद्दा, वहां तो अक्सर अमीर देश विकासशील देशों पर दोष मढ़ देते हैं। सही कहा। लेकिन इस मामले में भारत ने न सिर्फ अपना पक्ष मजबूती से रखा है, बल्कि नेतृत्व भी किया है। कैसे? जहां कई विकसित देश अपने वादों से पीछे हट गए, वहीं भारत 2015 के पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं पर मजबूती से कायम है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर भारत ने समाधान भी दिए हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA? बिल्कुल। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को बनाया, जो दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 100 से ज्यादा देशों को एक साथ लाता है। और एक CDRI भी है? हाँ, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI की शुरुआत की, जो देशों को भूकंप और तूफान जैसी आपदाओं से बचाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। तो ये सिर्फ संगठन नहीं है? नहीं, ये वैश्विक समस्याओं के लिए भारत की तरफ से पेश किए गए समाधान हैं। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला भी बनना चाहता है। और कोविड के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल ने भी तो भारत की छवि को बहुत मजबूत किया। उसने भारत को दुनिया की फार्मेसी और एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में स्थापित कर दिया। जब दुनिया के अमीर देश वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेज रहा था। और G20? इसी तरह भारत ने अपने G20 अध्यक्ष पद का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को एक बटी हुई दुनिया में उठाने के लिए किया। ये सब एक बदले हुए आत्मविश्वास को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब साफ है, विदेश नीति अब कोई दूर की कौड़ी या सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोतों ने परत दर परत खोला है, ये सीधे तौर पर हमारी जेब, हमारे शहर, हमारी नौकरियों और दुनिया में हमारी पहचान को बना रही है। अंत में स्रोत एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरा संदेश देता है। वो कहता है कि आज की इस बहुध्रुवीय दुनिया में, जहां अमेरिका, चीन, रूस जैसे कई शक्ति केंद्र हैं, भारत का स्थान पक्का है। एक मजबूत भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हो, दुनिया के इस नए संतुलन का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन नागरिकों के लिए जागरूक रहना जरूरी है। हाँ, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि यह सब क्यों हो रहा है और विदेश नीति उनके लिए क्यों मायने रखती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। और यहाँ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि आपसी निर्भरता को हथियार बनाया जा सकता है। हाँ। तो ऐसे में आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में सच्ची आत्मनिर्भरता का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब खुद को दुनिया से काट लेना है, जैसा कुछ लोग समझते हैं? या फिर इसका मतलब मजबूत, भरोसेमंद और अलग-अलग देशों के साथ इतनी गहरी साझेदारियां बनाना है कि किसी एक देश पर आपकी निर्भरता कभी आपकी कमजोरी ना बन पाए?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।